बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बटल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद सबीर खान। आज प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हमारे साथ मेहमान हैं सियासी और समाजी शख्सियत सैयद शबीर हुसैन शाह साहब। शाह साहब और आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, सरदार मोहम्मद यूसुफ ग्रुप से है इस वक्त। तो इस हवाले से आप बताएं कि इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है और जो इलेक्शन की आमद है और इलेक्शन की बातें भी चल रही हैं, तो इस हवाले से आप बताएं कि हुकूमत ने ये चैलेंज क्यों कबूल किया था और ये अभी उनकी ये हालत वजह हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बटल न्यूज़ की बात करूं कि बटल न्यूज़ मैं ये समझता हूं कि ये हमारी कौश की आवाज़ को पूरे पाकिस्तान में फैला रहा है, बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ। तो मैं बटल न्यूज़ का मशकूर हूँ। दूसरा, जनाब सबीर खान, आपने जो बात की है कि जनाब मुल्क की सियासी सूरत हाल के मुतालिक एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से जो मैं समझता हूँ कि आज मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है या मुल्क में जिस इत्तेहाद की हुकूमत है, मैं ये समझता हूँ कि ये यानी आम हालात नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये जो सियासी जमातें हैं, जो 13 जमातों का जो इत्तेहाद है, ये लोग तीसरी नस्ल से इस मुल्क में सियासत कर रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश से इस मुल्क के, इस जोग्राफिया के, इसके आवाम की, इसके इदारों की ये हद्दुल इम्कान ये लोग खिदमत करते आज तक जी खिदमत करते आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस तरह हुआ हमारे मुल्क में, चूँकि 2-3 दफ़ा ये मुल्क मार्शल लॉ का शिकार हुआ। मार्शल लॉ के नतीजे में भी हमने ऐसे हालात नहीं देखे। हमारी कौम ने 2018 में एक जमात को यानी कोई ऐसा मैंडेट नहीं दिया था, खुदा न ख्वास्ता एक मुनासिब मैंडेट दिया था। वो ये समझ बैठे कि ये पूरी कौम हमारे साथ है और उन्होंने जिस अंदाज में इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के सियासी इदारों के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ जो खिलवाड़ किया और यानी अदम एतमाद के ज़रिए जो ये इत्तेहादी हुकूमत बनी, मैं ये समझता हूँ कि इनको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने हुकूमत ली। ये जो तूफ़ान था महंगाई का, ये बदनामी का, ये हर किस्म का जो जितने भी यानी एतराज़ात थे लोगों के, ये इन्होंने अपने गले में डाले। ये इसलिए डाले कि ये लोग ये समझते हैं कि हम इस मुल्क के ज़िम्मेदार हैं। सफ़ीर खान, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, देखें हमारा मुल्क आज इलेक्शन का, मुल्क के संजीदा लोग इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रहे कि मुल्क में इलेक्शन हो। मुल्क में लोग मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसी माशी मनसूबाबंदी की जाए, ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि हमारा मुल्क माशी तौर पे उठे। लेकिन एक तरफ से मुतालबा हो रहा है कि जनाब इलेक्शन करो। भाई, अगर इलेक्शन के ज़रिए मुल्क की मईशत को उठना था तो फिर भाई तुमने 2 सूबाई असम्बलियों को क्यों तोड़ा कर वो आवाम की खिदमत कर रही थी। तो ये मेरा एक सवाल बनता है एक सियासी कारकुन होने की हैसियत में कि तुम बने हुए इदारों को तोड़ो और फिर मुतालबा करो कि तुम्हारे पास वसाइल हैं या नहीं है, लेकिन तुम आईन के मुताबिक फैसला करो। भाई, आईन के मुताबिक फैसला ज़रूरी है कि ये मुल्क आईन पे बना है और आईन पे चलेगा, आईन के दाएँ बाएँ बात नहीं होगी। लेकिन तुम भी तो कोई अक्ल की बात करो कि तुम यानी पाकिस्तान में तुम्हें बड़ी तादाद में लोग चाहते हैं, तो तुमने बच्चों की तरह असेंबलियों को तोड़ दिया और आज बच्चों की तरह मुतालबा कर रहे हो। मैं ये कहता हूँ, ये दोस्त साफी अपने दोस्तों की मौजूदगी में ये कहता हूँ कि आज मुल्क जिस बात का मुतकाजी है कि पाकिस्तान के तमाम सियासी स्टेक होल्डर, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और उसके ज़िम्मेदार इकट्ठे बैठे इस्लामाबाद में, या इकट्ठे बैठे पेशावर में, या बलूचिस्तान में बैठे, या कराची में बैठे, या लाहौर के मीनार पाकिस्तान में बैठे, वो फैसला करें कि ये कौम जो सिसकियाँ ले रही है, इसकी सिसकती हुई इस कौम को तुम मज़ीद अपनी अना और उसकी तस्कीन का वो चाहते हो कि ये गर्क हो जाए लेकिन हमारी अना बच जाए। इस तरह नहीं होना चाहिए। तुम जिम्मेदार लोग हो, कोई तारीख लिखने वाला आइंदा का मौरख तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हें किस नाम से लिखेगा और तुम्हें किस तारीख के यानी किस दायरे में तुम्हें बांधेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि तारीख़ में सुरखरू होने के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को
तमाम जिम्मेदारों को, अगर किसी बंदे के साथ, किसी जमात के साथ अगर 10 लाख लोग हैं 22 करोड़, तो उसको भी बिठाया जाए, मशवरा किया जाए कि पाकिस्तान का क्या हल होना चाहिए। ये बच्चों के खेलने का मुल्क नहीं है, ये वो रियासत है कि जिस पे पूरी दुनिया का मुसलमान इस पे फख्र करता है, और आज यानी पूरी दुनिया में इसको मजाक बना दिया गया है। इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सारे सियासतदान अपने फैसलों पे नजरसानी करें, अपनी अना को छोड़ें और इस मुल्क को अना की भीड़ न चढ़ाएं। शाह साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि इस मुल्क को इस भूचाल में और इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पिछले 4 सालों का डाला है, लेकिन है कि जो हमारी आवाम है वो इन चीज़ों को नहीं समझती कि इस वक्त हालात क्या हैं, और इस वक्त महंगाई जो है वो पिछले दौर की है। वो मौजूदा हालात को देखते हैं, और मौजूदा हालात के मुताबिक जब वो देखते हैं कि महंगाई है, तो वो फिर वो इमरान खान को याद करते हैं। वो इमरान खान की दौर की जो रेट थे, जो निरखनामा था, उसको याद करते हैं, कंपेयर करते हैं इस वक्त के साथ। आम आवाम को आपकी पार्टी कैसे समझाएगी, ये हुकूमत कैसे समझाएगी? ऐसा कौन सा, या फिर हुकूमत के पास ऐसा पीरियड बताएं आवाम को कि इतनी पीरियड तक आप बर्दाश्त करें, उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे? अवाम को किस तरह मुतमईन करेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अवाम जज्बाती नहीं है। अवाम को एक लीडर ने अपनी जज्बाती बातों के जरिए जज्बाती बनाया है। अवाम को सोचने का मौका नहीं दिया जा रहा। जब भी अवाम सोचने पे होती है तो एक बयान आ जाता है, और वो बयान इतना जज्बाती होता है कि लोग सोच को छोड़ देते हैं, यानी वो अपनी अक्ल और फहम को छोड़ देते हैं और जज्बाती बातें करने लग जाते हैं। देखें, ये मुल्क ये सबका है, ये तमाम सियासी जमातों का है, ये पाकिस्तान यानी इस जोग्राफिया में बसने वाले मुसलमानों का है, और गैर मुस्लिमों का ये उतना ही हक है इस मुल्क में। तो इस मुल्क में यानी ज़रूरत इस वक्त जो है वो ये है कि इस मुल्क में संजीदा बसीरत की बातें की जाए। आज तक बगैर बसीरत के बातें हो रही हैं, और वो ऐलानात हो रहे हैं जिनका ये मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ कि मैं जो ये बात करता हूँ कि तमाम सियासतदानों को बैठना चाहिए, ये बैठ करके एक दूसरे को समझाएं, ये बैठें कि जनाब ये सूरत हाल है, ये है हमारी मईशत, ये है हमारा जोग्राफिया, ये है हमारा नज़रिया, और ये है दुनिया जो हमें आज देख रही है, और हमारे साथ जो दुनिया का जो रवैया है, तो ये इससे भी गिर जाएगा। जो आज इज्जत की नज़र से देख रहे हैं, तो कल वो और हकारत की नज़रों से देखेंगे। तो इस यानी हकारत में पाकिस्तान को खुदा न ख्वास्ता अगर डाला, तो ये सारे लोग इसके जिम्मेदार होंगे। इनका कोई हक नहीं होगा कि ये आवाम के पास आए और उनसे फिर ये वोट मांगे और ये कहें कि जी तुम फैसला करो। नहीं, फिर कौम इनके किसी के हक में भी कोई फैसला नहीं करेगी। जिस बात का आप कह रहे हैं कि सारे बैठें, इस पर मुशावरत करें, तो स्वाय इमरान खान के बाकी 13 पार्टियां तो बैठी हुई हैं हमेशा के लिए। देखें, तो ऐसा फैसला क्यों नहीं कर सके कि जिससे अवाम को रिलीफ दे सकें, ये मुल्क की सूरत हाल को तब्दील कर सकें? स्वाय इमरान के बैठना जरूरी है। मेरे नज़दीक चूँकि इमरान खान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त मुल्क की यानी जज्बात के हवाले से पॉपुलर जमात है। यानी मैं संजीदगी के हवाले से नहीं कहता, मैं जज्बात के हवाले से कहता हूँ कि जज्बाती तौर पर वो मुल्क की इस वक्त मशहूर जमात है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के साथ जो बैठे हुए लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो दानिश वाले लोग आज जो बैठे हुए हैं वो दानिश वाले लोग तकरीबन मौजूद है। तो मैं उन दानिश वाले लोगों से ये कहता हूँ कि वो अपने लीडर को बताएं कि जनाब सियासत जो इस मुल्क की है, जो 70 साल से चल रही है, उसका तर्ज अमल आप तब्दील न करें, उसका हिस्सा बन जाए। देखें, एक वक्त मुल्क के अंदर जो हालात थे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का इतना गहरा इख्तलाफ था, इतना गहरा इख्तलाफ था, मगर वो जो लोग संजीदगी से समझे कि इस मुल्क की हमने खिदमत करनी है, तो बरतानिया में बैठ कर करके एक मुआहिदा किया। यानी वो जो मुआहिदा था, वो यानी मिसाक जमहूरियत का जो मुआहिदा हुआ, उस मुआहिदे के नतीजे में सफ़ीर खान, आप एक सहाफ़ी हैं, आप देख सकते हैं कि जब उन लोगों ने 2007 के इलेक्शन के बाद 2008 के इलेक्शन के बाद इतना बड़ा साने हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई, यानी उसकी शहादत से मुखालिफ जमात ने
उस तरह का फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि उन लोगों ने हमदर्दी के साथ एक दूसरे के साथ बैठे। 5 साल वो हुकूमत चली, 2013 का इलेक्शन हुआ, आपने देखा कि मुल्क ऊपर जा रहा था। यानी हमारा मुल्क, यानी तमाम इशारे ये बता रहे थे कि हम ऊपर जा रहे हैं। तो आपने देखा, लेकिन इमरान खान तो कह रहा है कि ये तो मुल्क की खातिर इकट्ठे नहीं हुए, ये तो एक दूसरे की चोरी छुपाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। देखें, ये जो उसका ये फलसफा था, ये बहुत अच्छी तरह बिका। उसके नतीजे में उसे हुकूमत मिली, फिर उसके नतीजे में वो फिर इसी तरह इक़्तिदार से बाहर आया, वो फिर उसने वही बात शुरू कर दी। देखें, वो यानी जुनून को खिरत कहे या खिरत को जुनू, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज कहे, ये बात नहीं है। वो चूंकि बड़ा लीडर है, मैं एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से मैं अब यानी जिन जमातों को के साथ मैं समझता हूँ कि वो जिम्मेदार लोग हैं, मैं उन पे भी तनकीद करता हूँ। मैं उनसे भी ये कहता हूँ कि यार, अगर वो नहीं बैठना चाहता तो कम से कम तुम उसको बिठाओ, उसके पास एक वफद भेजो कि भाई आओ बैठो, ये मुल्क हम सब का है। देखो इस 22 करोड़ आवाम की गुर्बत को देखो, इस 22 करोड़ आवाम की महरूमियों को देखो, इन महरूमियों और इस गुर्बत और इस माशी अबतरी को देखो और बैठो भाई। ये मुल्क अब खेलने का मुल्क नहीं है कि तुम इलेक्शन खेलो, नहीं होगा इस तरह का इलेक्शन। इस तरह का इलेक्शन अवाम फिर नहीं मानेगी। तुम इलेक्शन खेल जाओ तो फिर कल दूसरा ग्रुप रोड में बैठेगा कि मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता। तो ये पाकिस्तान को, आप एक रियासत को ये क्या मजाक बना रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अदालत आलिया का फैसला है। तो अदालत आलिया का फैसला चूँकि यानी फर्ज है सारे लोगों पे मानना। शाह साहब, गुलाम रसूल मोहम्मद साहब भी आपसे सवाल करेंगे। मेरा आपसे एक इलाकाई तौर पर एक सवाल है कि आप नजरियाती तौर पर, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप मुफ्ती महमूद साहब के नजरियाती तौर पर उनके जमात के साथ और मौलाना फजल रहमान के साथ हैं, ज़ाती तौर पर किसी वजूहात की वजह से अगर आपकी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून के साथ है, लेकिन आप बताएं कि इन हालात में अगर हमारे दीगर मुल्क की तरह अगर हमारे ज़िले में इलेक्शन होते हैं, सूबे के होते हैं या मरकज़ के होते हैं, तो इन हालात में आपकी दोनों जमातें, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, ये मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िला मानसर से उसको हरा सकेंगी? देखें सफ़ीर खान, चूँकि ये तो आज मामूल के हालात हैं, मैं चूँकि ऐसा सियासी कारकुन हूँ जो गैर मामूली हालात में जमीयत उलमा इस्लाम का नज़रियाती कारकुन बना, वो MRD का दौर था। यानी आज अल्लाह के फजल करम से किसी जमात को कोई मसला नहीं है। ये तो ज़ीरक और ज़बरदस्त सियासी कारकुन रखने वाली जमातें हैं। तो ये एक हज़ारा डिवीजन बुनियादी तौर पे एक मुस्लिम लीग की सोच का ये डिवीजन है, इसको कभी कोई शिकस्त नहीं दे सकता। यहाँ से मुस्लिम लीग जीतेगी। दूसरा रहा हमारे जो जनूबी अजला और जो पश्तो स्पीकिंग वाले एरिए, मैं ये समझता हूँ कि उसमें जमीयत उलमा इस्लाम और ये जो अवामी नेशनल पार्टी है, इसको हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखें, इन लोगों को लाया गया था, इन लोगों को इनके हवाले किया गया था, ये संभाल नहीं सके, इनके अंदर वो संभालने की सलाहियत नहीं थी, ये कुछ नहीं संभाल सके। आप देख लें 4 साल मैं ये एक बात में ध्यानदारी से करूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि जब इमरान खान साहब कौमी असम्बली में अपोजिशन बेंचों पे जब बैठते थे तो KPK में ये परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला थे, तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक़्त KPK में कुछ आवाम की खिदमत हो रही थी। यानी वहाँ से इस्लामाबाद से चेक किया जा रहा था और यहाँ पे KPK क्या, जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म बने और KPK के अंदर महमूद खान साहब या उसकी कैबिनेट, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उन्होंने इस सूबे के साथ इन 4-4.5 सालों में किया क्या है। मेरा यही सवाल है कि अगर उन्होंने 4-4.5 सालों में कोई भी काम नहीं किया तो अब आपके पार्टी के पास और बहुत आसानी से आप इनको यहाँ से हरा सकते हैं। इसी हवाले से पूछ रहा हूँ कि इस दफ़ा अगर इलेक्शन होते हैं तो आप इनको मार दे देंगे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद और गैर जानबदार इलेक्शन, आज़ाद और गैर जानबदार इलेक्शन, मैं ये समझता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम और ये जो PDM की जमातें हैं, अगर इन्होंने यानी अनापरस्ती का शिकार न हुए, अक्ल और फहम की बुनियाद पर लड़ा तो ये स्वीप कर जाएंगे।
शाह साहब, मेरा सवाल ये है आपसे कि इस वक्त आपकी JUI भी आपके साथ चल रही है, मुस्लिम लीग नून भी चल रही है, लेकिन हमें ये सोचना है कि जब आप अवाम में जाएंगे, इलेक्शन जब भी होते हैं, तो आपके पास अवाम को बताने के लिए क्या होगा? देखिए, यानी ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। तो यानी अगर मैं मुस्लिम लीग की बात करूं आपके सवाल के मुताबिक, यानी मैं तो PDM की बात करता हूं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैं उसकी बसीरत का, चूंकि मैं यानी उस जमात का मैं कारकुन रहा हूँ, मैंने उसको महफिलों में बैठे हुए उसको सुना है, उसको समझा है। मैं ये समझता हूँ कि जब भी पाकिस्तान में सियासतदानों को जब भी कोई गहरा मसला पेश होता है तो मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ उस मसले से हुकूमत को निकाल लेती है। यानी ये इतने बसीरत वाले लोग जो इकट्ठे बैठते हैं, ये मुल्क की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं आज भी उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि जनाब, जिन लोगों ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, जिन लोगों ने एटमी धमाके करके दुनिया पे ऐलान किया कि हम एटमी ताकत हैं, फिर दूसरी जो खिदमात है इन लोगों की, यानी एक पार्टी ने मुल्क को आइन दिया, एटमी ताकत दी, दूसरी पार्टी ने एटमी धमाके कर करके ऐलान किया दुनिया में कि हम एटमी ताकत है। उसके बाद आप देख लें कि इस पूरे मुल्क के अंदर यानी तरक्की का वो जाल बिछा दिया जो जिस पे आप भी मुखलिस साहब, आपका तो घर, आप एक सहाफ़ी हैं, आपका तो घर उस किनारे पे है जिसके सामने से दुनिया की मशहूर शायरा गुजर रही है, तो वो तो मियां नवाज शरीफ का कारनामा है। शाह साहब, हमने 30 साल से सफ़र कर रहे हैं और एक दौर था कि जमीयत उलमा इस्लाम खास करके हज़ारा डिवीज़न में हर दूसरा आदमी जमीयत को सपोर्ट करता था और दिली तौर पर बग़ैर किसी लालच के। तो आप ये कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब की बहुत बड़ी सियासत है, तो ये मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों हुए? देखें मुखलिस साहब, यानी ये मैं तो हैरान हूँ कि आप एक सहाफ़ी हैं और आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि JUI तनज़्ज़ुली का शिकार है। देखें, आप इंसाफ से बात करें। आपके सामने ये जो दूसरा मरहला इलेक्शन का, ये जो बल्दियात का इलेक्शन हुआ था, ये दूसरे मरहले को तो आप देख रहे थे। पहला मरहला KPK में हुकूमत और इमरान खान की इस्लामाबाद, ये जोबन में थे, तो JUI ने अक्सरियती तहसीलों में लोगों को शिकस्त दी। अगर ये खिदमतगार थे तो लोग JUI की तरफ क्यों लपके? तो इसका मतलब ये है कि JUI इस मुल्क की, यानी बिलखुसूस KPK और बलूचिस्तान की बहुत मजबूत जमात है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो ये तो यानी साफ़ी होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि आपको इंसाफ की बुनियाद पे सवाल करना चाहिए था कि इतनी मजबूत जमात अगर आज कहें तो मैं ये समझता हूँ कि ये पहले से मजबूत जमात है। साले मोहम्मद खान साहब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA रहे और उन्होंने काफ़ी यहाँ पर काम भी किए, बहुत सारे काम भी किए, और सरदार मोहम्मद यूसुफ का मुकाबला वो समझ रहे थे कि अब मैं मज़ीद उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो इस इलाके से फरार का रास्ता अख्तियार कर गए। अब वो किसी और हल्के में, बल्कि सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का उनका इज़हार सामने आया है। तो आप क्या समझते हैं कि सरदार मोहम्मद यूसुफ को अब यहाँ पे इस साल मोहम्मद खान की जीतने के बाद, उसका रास्ता फरार अख्तियार करने के बाद, अब क्या समझते हैं कि ये सरदार मोहम्मद यूसुफ को आइंदा कभी भी कोई नहीं हरा सकता? देखिए सफ़ीर खान, चूँकि ये एक ज़िला मानसरा की सियासत, यानी इसको हज़ारा डिवीज़न की दूसरे अजला की सियासत से आप ज़रा जुदा तरह से आपको देखना पड़ेगा कि ये सियासत जो है, ये सरदार साहब की जो सियासत है, इसको आप यानी मानसरा का शहर कहें, यानी इसका मुकाबला नहीं हो सकता। देखें, साले मोहम्मद खान सरदार साहब की हिमायत से MPA बने थे, उसकी हिमायत थी और मुस्लिम लीग का टिकट मिला था। जब फिर यानी हालात, जब सियासी तौर पे हालात जब तब्दील हो गए, चूँकि हालात न सिर्फ सरदार साहब के ख़िलाफ़ बल्कि पूरी जमात के ख़िलाफ़ चले गए, तो फिर जाहिर है उसमें साले खान भी MNA बन सकता था, MPA हर कोई बन सकता था। लेकिन फिर भी आपने मुकाबला देखा कि आखिरी नताइज तक क्या फ़ैसले करने पड़े, यानी वो दर्जनों और 20 वोटों का यानी वो फ़र्क छोड़ना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि साले मोहम्मद खान एक अच्छा आदमी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कोई सियासी खिलाड़ी है।
या उसकी कोई सियासी तौर पे कोई उसकी सोच है या उसकी सियासी कोई खिदमत है, इस तरह नहीं है। वो यानी बुग़्ज़ माफिया में वो आ सकता है, वो तादाद ज़्यादा हुई तो आ जाएगा, वरना मुझे मानसरा में ऐसे हालात नज़र नहीं आते कि अब कोई नया आदमी या कोई इस तरह का आदमी जिसकी सियासी जदोजहद ना हो और वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का मेंबर बन जाए, मुझे ऐसे हालात नजर नहीं। कोई जो नजर आ रहा है कि ग्रैंड अलायंस बनाया जा रहा है सरदार मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ, तमाम पार्टियां मिलकर 1-to-1 मुकाबले के लिए किसी उम्मीदवार को तैयार किया जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? फिर भी मुकाबला होगा? मेरे ख्याल में देखिए सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, मैं फिर ये आपको कहता हूँ कि आपको उसको यानी जुदा सियासी आंख से देखना पड़ेगा। अगर ये लोग 1-to-1 मुकाबला भी दे दें तो सरदार मोहम्मद यूसुफ और मजबूत हो जाएगा। ये लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये जो मानसरा की जो सियासत है ये मुख्तलिफ सियासत है। यानी अगर कोई बंदा आज सरदार साहब के साथ इख्तलाफ करता है, मैं बैठा हुआ हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं उसके साथ किसी वजह से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन जब 1-on-1 मुकाबला दिया जाएगा तो मैं बड़े ज़ोरदार तरीके से कैंपेन करूँगा और लोगों को ये बताऊँगा कि देख लो कि ये मुकाबला सियासी नहीं है, ये ज़ाती अनापरस्ती का मुकाबला है। तो लिहाजा ऐसे लोगों को शिकस्त होगी। देखिए हर बंदे का कि सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब अगर बेहतर खिदमत नहीं कर सकते तो उसके मुकाबले में अगर कोई बंदा अच्छी खिदमत कर सकता है तो सरदार साहब को हारना चाहिए, लेकिन इन्हीं मंसूबे से हराना मैं ये समझता हूँ कि सरदार यूसुफ नहीं हारेगा। अच्छा, आपका बरादरी से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन आपकी वाबस्तगी सरदार मोहम्मद यूसुफ ग्रुप से है, तो ये सवाल मुझे सरदार मोहम्मद यूसुफ ग्रुप से या उनसे करना चाहिए। लेकिन ये आप बताएं कि सरदार मलक जान साहब भी गुजर बरादरी में आए, सरदार सुल्तान साहब भी गुजर बरादरी में आए, सरदार गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी गुजर बरादरी में आए, लेकिन गुजर बरादरी का जो इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, वो सिर्फ सरदार मोहम्मद यूसुफ के लिए। और सरदार मोहम्मद यूसुफ की बात पे हज़ारों के इख्तिलाफ के बावजूद वो लब्बैक कह देते हैं। तो ऐसी कौन सी सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की हिकमत अमली है और ऐसी कौन सी गिदड़सगी उनके पास कि वो 40 साल गुजर गए, वो लोग सरदार मोहम्मद यूसुफ के और उनकी बरादरी के अंदर इख्तिलाफ नहीं डाल सके? देखिए सफ़ीर खान, चूँकि आप साथी हैं और कोई से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब चूँकि जरगली के रहने वाले थे, तो मैं ये समझता हूँ कि सरदार मोहम्मद यूसुफ ने एक बात साबित की है बतौर सियासतदान, जिसको 35 या 40 साल की सियासत कहते हैं, उसमें उस एक बात को अपने यानी हाथों से नहीं जाने दिया, जिसको शराफत कहते हैं, जिसको दयानत कहते हैं, जिसको इमानत कहते हैं, उसको उसने नहीं छोड़ा। और वही वो जो विरासत है वो अपनी इसी सोच को अपने बच्चों की तरफ मुंतकिल कर गया। कौन हराएगा उसको? शाह साहब, आखिर में हम आपसे एक सवाल करते हैं कि कोशवेली की बिलखुसूस ज़िला मानसरा की महरूमियों का जिम्मेदार कौन है? मैं ये समझता हूँ कि ये जो बच्चा जब पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ पता नहीं होता, उसको फिर संभालना पड़ता है, उसको माँ संभालती है, उसको दूध देती है, फिर उसके साथ खेलती है, फिर उसे हंसाती है, वो कभी रोता है और कभी हंसता है। ये देखें, ये मानसरा जो ज़िला था, ये इसको अगर 40 साल पहले देखें तो इसकी क्या हालत थी। इसमें एक पगडंडी थी जिसको हम रोड कहते थे, जिस पे सिर्फ जीप चलती थी, वो जो आज भी उसके निशानात बाकी हैं। अगर उसके बाद इस ज़िले को सरदार मोहम्मद यूसुफ के हवाले करो तो फिर इस तरक्की का इनकार कौन करेगा, इसका फिर दावा कौन करेगा कि ये मैंने की? तो ये उसी ने तो की है ना भाई, 40 साल में तो उसी ने की है जो कुछ नज़र आ रहा है। शाह साहब, ये जदीद दौर है, इब्तदाअ को देखें और मानसरा को देखें, कितना फ़र्क है? उधर कितना फंड आता है और इस हमारे ज़िले में कितना फंड आता है। आप 40 साल पहले की बात करते हैं, साथ ये भी देखें कि इब्तदाअ और हरीपुर को कितना फंड मिलता है और मानसरा को कितना मिलता है। इसमें कौन सा शख्स है जिसकी वजह से ये फंड में कमी है, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, ये भी देखें। देखें मुखलिस साहब, आपका सवाल ठीक है, आप मुवाजना कर रहे हैं एबटाबाद और हरीपुर का। देखें, एबटाबाद और हरीपुर का जोग्राफिया मानसरे के जोग्राफिया से मुख्तलिफ है। हरीपुर के अंदर अगर आप एक यानी गैस की पाइपलाइन लगा दें तो पूरा हरीपुर उससे इस्तेफादा कर जाएगा। अगर आप एबटाबाद के सेंटर से गुजारे तो ये जो क्या कहते हैं शिमला पहाड़ी और उसके सामने वाली ये सब, लेकिन इसी गैस को जब आप मानसरा तक पहुंचाएं तो फिर अगर आप इसको आगे ज़िले में फैलाएं तो इस पे खरबों रुपए का खर्च है। तो
तो ये फैलाने की कोशिश की है। इसके अंदर देखें, इसके अंदर स्ट्रक्चर को आप देख लेना, आप ये देख लें कि मानसेरा से आपको याद होना चाहिए और याद होगा भी कि मानसेरा से बालाकोट और कागान तक यानी वो जो रोड था उसकी चौड़ाई कितनी थी, वो कितना रोड था, और फिर आज उस रोड की क्या पोजीशन है। फिर जब मैं ये कहता हूँ कि ये मियां नवाज शरीफ के यानी सरदार साहब जब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, जीते, तो मुस्लिम लीग के साथ उस वक्त मैं मुखालफ था, मैं चूँकि JUI में था, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से देख रहा था। जब मियां नवाज शरीफ के साथ शामिल हुए तो फिर ये शायरा तामीर हुई मानसेरा से कागान तक। देखें, अब सियासी मुखालफ उसको ना इख्तलाफ करने वाला तो हज़ार हीले बाने था, लेकिन वो शायरा तामीर है और उसका वजूद मौजूद है। और वो मैं ये समझता हूँ कि सरदार मोहम्मद यूसुफ है मैंने था, तब ये शायरा तामीर हुई। शाह साहब, बात लंबी हो रही है, लेकिन बात यह है कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ कोई भी लीडर हो, कोई भी MP हो, कोई MNA हो, ये चीज़ें लाजमी आती रहती हैं। शायद कोई और लीडर होता तब ये पहाड़ों में बिजली चली जाती, शायद 40 सालों में कोई और लीडर होता, कोई और MNA होता, तब ये पगडंडियाँ रोड बन जाती। लेकिन कोई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो उसकी निशानी बन जाती हैं। जिस तरह पहाड़ों में तो पगडंडियाँ जो हैं वो रोडों में तब्दील हो गई हैं, लेकिन हमारे जो शहरी इलाके हैं यहाँ पर अस्पताल वही सिविल अस्पताल है तो वही सिविल अस्पताल है, हाई स्कूल हैं तो वही हाई स्कूल हैं, वो रोड वो कॉलेज नहीं बन सके, गैस हमें अभी तक नहीं मिल सकी, हमें वापडा की वो सहूलियात यहाँ पर नहीं मिल सकी, हमें अभी मानसेरा और शंगेरी जाना पड़ता है छोटे छोटे कामों के लिए। लेकिन है कि ये जो है ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो डायरेक्ट जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे उसकी करकी तक होती हैं। तो कोई चीज़ें अब जो है महाबाल की सरवत जो है वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई है, वो भी किसी को हम क्रेडिट दें, ये वक्त के साथ बदलने वाली चीज़ें हैं। हम कहते हैं जो उसकी खुसूसी करकी से प्रोजेक्ट आ जाते हैं, जिस तरह गुलाम रसूल साहब ने कहा कि हमें छोटी छोटी कामों के लिए बटाबाद जाना पड़ता है, हमें सुई गैस के लिए बटाबाद जाना पड़ता है, अस्पतालों के लिए बटाबाद जाना पड़ता है। तो 40 साल एक बंदे के पास इक़्तिदार हो, तो एक बंदे ने कहा था कि अगर 40 साल एक ही बंदा एक सीट पे हो तो वो मुल्क में इनकलाब ला सकता है, और हम 40 सालों में हम कहें कि पगडंडी से रोड बन गया, तो इसको आप करकी समझते हैं। देखें सफीर खान, सवाल आपका दुरुस्त है और ठीक सवाल है, लेकिन आपको फिर देखना पड़ेगा कि आपने यानी जो सियासी हवाले से जो जब आप चूँकि आप साफ़ी हैं, आप कहा कि आप हर तरह का सवाल कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि सूबाई खुद मुख्तारी के बाद तमाम वसाइल जब सूबों की तरफ चले गए, यानी तरक्की में इजाफे का जब वक्त था कि रोड बन गए, यानी पहाड़ों में बिजली पहुंच गई, ये रोड था, यानी उसके बाद मेगा प्रोजेक्ट की बात, चूँकि सूबाई खुद मुख्तारी के बाद जब इख्तियारात सूबों के पास आ गए तो सरदार मोहम्मद यूसुफ उस सूबाई असम्बली में हुकूमती जमात का ना MPA बना, ना मशीर बना, ना वजीर बना। 10 साल आपके पास, देखें आप जो सवालात कर रहे हैं ये आपका हक है, मगर ये 10 साल मेगा प्रोजेक्ट की जब तुम बात करते हो तो ये 10 साल KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। इनकी जिम्मेदारी थी कि ये मानसेरा को एक नया रोड देते, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये इब्टाबाद को एक नया रोड देते जो वहाँ से सरबन चौक से यानी कम्प्लेक्स तक होता। इनकी जिम्मेदारी थी कि ये हरीपुर को एक नया रोड, यानी जो शहबाज शरीफ उधर रावलपिंडी में लाहौर में ये देख रहे थे और वो दे रहा था, इन्होंने मुड़ के नहीं देखा 10 सालों में हज़ारे की तरफ। तो फिर हम हज़ारे में, हम चूँकि हम मानसेरा में रहते हैं तो हम मानसेरा की बात करेंगे। तो चूँकि 10 साल इन लोगों की हुकूमत थी, जब सरदार साहब सूबाई असम्बली की तरफ लोगों की खिदमत की तरफ गए कि जनाब सूबे से लोगों की खिदमत होती है, चूँकि वसाइल सूबे में होते हैं, तो वो अपोजिशन में बैठ गए। और फिर आपने देखा कि उस जमात के ज़िम्मेदारों ने ऐसी गैर सियासी बात की कि हम इस शख्स को एक पैसा नहीं देंगे क्योंकि ये 40 साल से जीत रहा है। भाई उसको तो इनाम देना चाहिए आपको कि यार ये 40 साल से जीत रहा है, ये एक ज़बरदस्त सियासी आदमी है और जो सूबाई असम्बली को पहुंच गया है, कम से कम आप उसको एहतरामन उसको फंड देते कि यार ये आपका एहतराम है कि आप 40 साल से पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, आप कौमी असम्बली से सूबाई असम्बली की तरफ आ गए हैं, अपोजिशन बेंचों पे बैठ के हम एहतरामन, अगर सियासी कदरों का लिहाज होता
ये लोग सियासी अक़दार को जानते, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा फंड KPK की हुकूमत को सरदार मोहम्मद यूसुफ को देना चाहिए। तो ये हमारी इसको बदकिस्मती समझें या बदबख्ती समझें, जिस तरह के बड़ग्राम में आप देखते हैं कि जो भी वहाँ पर मुंतखब होता है वो आज़ाद इस चीज़ से लड़ते हैं और जिसकी हुकूमत होती है वहाँ पे शामिल हो जाते हैं। ये तरंग ग्रुप हमेशा जीतता है और जीतने के बाद उस पार्टी में शामिल होता है जिसकी हुकूमत होती है और इलाके के लिए, अपने ज़िले के लिए इतने काम लेकर आ जाते हैं। तो हमारा मानसरा नजरियाती लोगों में ज़्यादा फंसा हुआ है। बदकिस्मती हमारी है कि जिसकी हुकूमत होती है वो, जो हमारे लीडर जीते होते हैं, वो अपोजिशन में होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे इलाके के लिए हमारे मुंतखब नुमाइंदे आज़ाद इस चीज़ से लड़ें जिसकी हुकूमत हो और वो उसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि ये जो इलेक्शन जो सियासत में मैदान में आते हैं वो अवाम की खिदमत के लिए आते हैं। तो इसमें अवाम का क्या कसूर है कि वो ऐसी पार्टी में चले जाते हैं जिसकी हुकूमत ही नहीं होती और आम महरूम रह जाती है। देखें सफ़ीर खान, ये जो सोच थी कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ो और लोगों के मफाद के लिए किसी हुकूमत का हिस्सा बन, ये भी एक फ़लसफ़ा है, ये एक सोच है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज यानी ऐसी सोच होनी चाहिए कि ऐसी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ो जो नज़रिया रखती हो, जो खिदमत का जज्बा रखती हो और जो बेलुकामी सतह पे जिसकी इज्जत और एहतराम हो, ऐसी जमात का हिस्सा बना जाए। देखें, यानी मैं आपको 2002 की तरफ लेकर के जाता हूँ। मैं जब JUI में था तो MMA की हुकूमत बनी, तो मैं दावे से कहता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर इलेक्शन हारने के बावजूद, पूरे ज़िले में हम इलेक्शन हार चुके थे, लेकिन चूंकि हम ऐसी जमात के साथ वाबस्ता थे जो इलेक्शन जीत करके सूबे में हुकूमत बनाई और चूंकि वो अवामी खिदमत का जज्बा रखते थे, उन्होंने नहीं हमसे पूछा कि जनाब तुम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए हो तो आपका तो कोई MPI या MNA तो नहीं है, मगर वो चूंकि जमात ऐसी थी उन्होंने कारकुनों की बात को समझा और हमारे इस इलाके में इतने तरक्याती काम किए जो मैं ये समझता हूँ कि शायद कोई बड़ी जमात इलेक्शन जीतने के बाद आइंदा कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात इस तरह नहीं होती, कि बात होती है कि आपने सोचना है कि किस सियासी जमात का दस्तो बाजू बनना है जो मुल्क की खिदमत करे, फिर मुल्क से आते आते फिर यानी उन महरूम लोगों की उन इलाकों की पहली तरजीह में खिदमत करे जो मेरिट पे पहले आते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि हज़ारा इस वक्त चूँकि मुस्लिम लीग का गढ़ है और आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग की अब भी हुकूमत है और आइंदा भी हुकूमत इन लोगों की आएगी। तो ये जो इस वक्त का अलायंस मुझे नज़र आ रहा है जिसको आप PDM कहते हैं, ये इतना गहरा अलायंस है कि ये लोग अब मुल्क की खिदमत करने में एक दूसरे के साथ मुझे नज़र आता है कि ये इख्तिलाफ नहीं करेंगे और ये डट के और जुड़ कर करके इस पाकिस्तान की मईशत को, इसको माशी तौर पे भी और इसको यानी दिफाई तौर यानी हर लिहाज से इस मुल्क को ये लोग ऊपर उठाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया शबीर हुसैन शाह साहब, हमारे साथ काफ़ी उन्होंने अपने तजर्बे के हवाले से काफ़ी अच्छी बातें की हैं। इनका कहना है कि संजीदा लोग और समझदार लोग ये समझते हैं कि ये हुकूमत इंशाल्लाह आगे चलेगी। मुश्किल वक्त है और ये मुश्किल वक्त बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और यही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे और यही हुकूमत आगे जाकर आवाम को हर मामले में रिलीफ फराहम करेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।